एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी पर, और मैं हूं आपका दोस्त विजय। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश पोएट में जॉन डन के बारे में। जॉन डन, जॉन डॉन, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जॉन डन इनको बोलेंगे। और ये जो है हमारे सेकंड लास्ट पोएट हैं ब्रिटिश पोएट्री के। कल वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि पूरे दिन लाइट नहीं थी इस वजह से, लेकिन आपके लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा सकूँ। और आज की इस वीडियो में भी ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं जॉन डन की लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी, वर्क्स की तरफ। ओवर डिटेलिंग नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट और सटीक चीज़ें आपको दी हुई हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर मिलेंगे, ये मत सोचना कि आजकल प्रैक्टिस सेट्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है क्योंकि जॉब के साथ बड़ा मुश्किल भी हो पाता है। आप सभी आने वाले समय में समझेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ ज़रूर दूं, जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्प हो पाए। लेकिन चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको तैयारी करते हुए, और क्या क्या चीज़ों में आपको अगर कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन तो ज़रूर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहला हमारा पॉइंट है, जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, तो लंदन में जो है इनकी पैदाइश है 1572 में, और ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि कॉइंड किसने किया था मेटाफिजिकल वर्ड। तो मेटाफिजिकल वर्ड जो है एक्चुअली वो कॉइंड किसने किया था और उसके फाउंडर कौन है, ये दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो कॉइंड किया था सैमुअल जॉनसन ने, और इसके फाउंडर किसे कहा जा सकता है, इसका जो फाउंडर कहा जाता है वो कहा जाता है जॉन डन को। याद रखिएगा इसको। डन वॉज बॉर्न इन लंदन, लंदन में इनका जो है पैदाइश है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1572 में, इनटू अ रिकसेंट रोमन कैथोलिक फैमिली। इनकी जो पैदाइश है वो रोमन कैथोलिक फैमिली में हुई थी। 31 मार्च 1631 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, 1631 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, ये डेथ डेट है इनकी। हिज फादर डाइट, और इनके फादर जो हैं वो भी 1576 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, व्हेन डन वॉज 4 ईयर ओल्ड, जब ये केवल 4 साल के थे। इन 1602 डन वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी याद रखना कि 1602 में इन्हें पार्लियामेंट में एक मेंबर के तौर पे इलेक्ट कर लिया गया था। हालांकि यहाँ पर इन्हें पे नहीं किया जा रहा था, मतलब फ्री फोकट के जो थे मेंबर थे पार्लियामेंट के। ठीक है, MP फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ब्रैकले, ये वो लोकेशन बताई हुई है, जगह बताई हुई है। ठीक है, यहाँ के पार्लियामेंट के सदस्य बन गए थे 1602 में, याद रखिएगा। इन यहाँ पर इन 1610, अब 1610 में क्या चीज़ बोली गई है, 1610 डन पब्लिश्ड हिज एंटी कैथोलिक पॉलेमिक। इन्होंने एंटी कैथोलिक पॉलेमिक जो है स्यूडो मार्टियर जो है अपना पब्लिश किया था 1610 में। याद रखना इस वर्क को, स्यूडो मार्टियर। ठीक है, ये इन्होंने 1610 में पब्लिश किया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डन वॉज रॉट मैनी ऑफ हिज सिग्निफिकेंट वर्क्स सच एज, कुछ सिग्निफिकेंट्स यानी काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क्स उन्होंने लिखे, जैसे डिवाइन पोएम 1607 में आई, और 1607 में ही उनका बाइथेंटोस जो है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाइथेंटोस जो है उनका वर्क आया था, विच कंटेंट अ डिफरेंस ऑफ सुसाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जिसमें सुसाइड उस ड्यूरेशन के, उस टाइम पीरियड की चीज़ों को जो है डिस्क्राइब किया गया था। ही रॉट 2 एनिवर्सरीज, उन्होंने 2 एनिवर्सरीज भी लिखी थी, जिसमें कि एक थी एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको याद रखना। ये एक एनिवर्सरी उन्होंने लिखी हुई थी 1611 में। ठीक है, 1611 में एन एनाटॉमी ऑफ वर्ल्ड उन्होंने लिखा था, और द प्रोग्रेस ऑफ द सोल जो है 1612 में लिखा था। दोनों डेट्स को याद रखते हुए आप इन वर्क्स को याद रखें, क्योंकि वर्क से रिलेटेड जो है कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ वर्क ही पूछे भी जाते हैं कि किसने लिखा था, किसने ना लिखा था। ठीक है, इन 1610 एंड 1611 ही रॉट 2 एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स। तो 1610 और 11 में उन्होंने 2 जो है कैथोलिक पॉलेमिक्स लिखे थे, जिसमें स्यूडो मार्टियर मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और जो दूसरा है वो है इग्नाटियस हिज कॉन्क्लेव। ये दूसरा उनका जो है कैथोलिक पॉलेमिक्स है। तो ये 2 आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डन्स डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन 1624 वॉज अ प्रोज वर्क डेडिकेटेड टू चार्ल्स। उनका एक वर्क है जो इनका डिवोशन है, उस वर्क का नाम है इनका इमरजेंट ओकेजन्स, जो कि 1622 में आया था, और ये डेडिकेट उन्होंने किया था चार्ल्स को। ठीक है, तो याद रखना। हिज लास्ट सरमन वॉज डेथ्स ड्यूअल और
अ कॉन्सोलेशन टू द सोल, ये जो है उनका एक सरमन था, उपदेश का नाम था, उपदेश है इनका, ठीक है, याद रखना है इसको। ड्यूअल और अ कॉन्सोलेशन टू द सोल, ये इन्होंने एक सरमन दिया हुआ था। डन बिकम अ प्रिस्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च इन 1615, ये एक प्रिस्ट भी बन गए थे एंग्लिकन चर्च में, जो कि 1615 के ईयर में। ही वॉज अपॉइंटेड रॉयल चैपलिन लेटर दैट ईयर, उसके अगले साल ही इनको रॉयल चैपलिन बना दिया गया था, ठीक है, अपॉइंट कर दिया गया था। इन 1621 डन वॉज मेड डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल, ये इंपॉर्टेंट है, 1621 में इसको जो है पॉल्स कैथेड्रल में डीन बना दिया गया था। इन 1602 जॉन डन वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि जो उनकी मेंबरशिप थी वॉज नॉट अ पेड पोजीशन, यानी पेड पोजीशन वाली मेंबरशिप उनकी नहीं थी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स है, फॉर द बेल टॉल्स, डेथ बी नॉट प्राउड और सनराइजिंग। यहाँ पर ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे वर्क बताए हुए, फॉर हुम द बेल टॉल्स, डेथ बी नॉट प्राउड, सनराइजिंग, ठीक है। यहाँ पर एक एन अगर आप हटा देंगे तो इट विल बी बेटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रोज जो है इनका एक है प्रोज वर्क, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेशंस 1624, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था। दिस प्रोज वर्क एक्सप्लोर्स, अब इस प्रोज वर्क में इन्होंने क्या दिया हुआ, यानी डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन वाला जो 1624 में वर्क आया था, इसमें उन्होंने द प्रोज वर्क एक्सप्लोर्स डेथ, सिकनेस एंड गॉड, इसमें क्या एक्सप्लोर किया हुआ है, डेथ के बारे में, सिकनेस के बारे में और गॉड के बारे में। इट वॉज रिटन इन दिसंबर 1623, और दिसंबर 1623 में लिखा गया था। एज जॉन डन रिकवर्ड फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, इस वक्त ये जो है एक सीरियस बीमारी से जो है रिकवर कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये वर्क लिखा था, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेशन 1624, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोइट्री में होली सोनेट्स इन्होंने लिखे हुए हैं 1633 में, होली सोनेट्स। वर्क को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जितना आपको लाउडली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उनको खास तौर पर ध्यान देंगे। मैनी ऑफ द 19 पोएम्स इन दिस कलेक्शन, यानी होली सोनेट्स की बात चल रही है, वर प्रोबेबली रिटन इन 1609, 1609 में मोस्टली जो है इन 19 पोएम्स में से काफ़ी सारी पोएम्स लिखी जा चुकी थी। एंड 1610, ठीक है, इन 2 सालों के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल, उस दौरान काफ़ी इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे जॉन डन, उस ड्यूरेशन में उन्होंने जो है होली सोनेट्स लिखे थे। 1633 में फाइनली जो है ये पोइट्री में पब्लिश हुआ था और 19 पोएम्स इसमें इंक्लूडेड थी, ठीक है। व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम कैथोलिसिज्म टूवर्ड टू एंग्लिकनिज्म, तो उसके बाद जो है ये मूव कर गए थे कैथोलिज्म से जो है कहाँ, एंग्लिकनिज्म। तो ये दोनों वर्ड आपको याद भी रखने कि किस जो है मतलब कैथोलिज्म से ये कैसे एंग्लिकन में आए थे, तो मतलब कब आए थे ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपना चेंज किया था, ये एक प्रकार से आप धर्म ही समझ लीजिए, तो जो इन्होंने चेंज किया था, क्योंकि वहाँ पर यही 2 अलग अलग टाइप के धर्म चलते थे, तो इसमें से उन्होंने ये चेंज किया। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि कई बार एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि कैथोलिज्म किया था या एंग्लिकनिज्म किया था। तो आप याद रखना, वैसे तो नॉर्मली ABCD में A पहले आता है, लेकिन आप याद रखना कि इनका A बाद में आया, ठीक है, इनका पहले C आ गया। तो जब आपको ये याद रहेगा कि इनका A ही बाद में आया, C पहले आया, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि ये किस चीज़ से किस चीज़ में मूव करे थे, यानी ये C से A की तरफ मूव किए थे। तो CA करके आप याद रख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि कैथोलिज्म में पहले थे, फिर ये किसकी तरफ चले गए, एंग्लिकनिज्म की तरफ चले गए, ठीक है। बहुत अच्छा मैंने आपको ये आइडिया बता दिया, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा भी लगेगा। डन्स होली सोनेट्स मेनली फॉलो द पेट्रार्कन सोनेट, और इसको फॉलो जो होली सोनेट्स इन्होंने लिखे, इसमें इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट्स को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया। फ्रॉम नेम्ड आफ्टर एन इटालियन पोइट फ्रॉम द 13th, जो 1300 के टाइम पे चला करते थे। नेक्स्ट इनकी पोइट्री है द गुड मॉरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1633 में आया था गुड मॉरो। और थोड़ा सा मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि क्या चीज़ है। द गुड मॉरो इज़ अ obeyed, the poem celebrates the unique pleasure of love and spiritual affect. स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या होता है और लव की यूनिकनेस को जो है गुड मॉरो वाले इस वर्क में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक चीज़ मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगा, जो गुड मॉरो है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है इसमें, अबोर्डे, ठीक है। इसको आप अबोर्डे बोलें या अबोर्डे बोले, जो भी आप बोलें, इसका मतलब होता है एक प्रेम कविता, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये वो कविता होती है जैसे कि एक प्रेमी और एक जो उसकी प्रेमिका है, अगर वो कोई एक नाइट स्पेंड करते हैं एक साथ और उसके बाद फाइनली एक दूसरे से जो है
डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद उस निराशा में जो कविता रची जाती है उसको अबोर्डे कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बताया है, द गुड मॉरो इज़ एन अबोर्डे, द पोएम सेलिब्रेट्स यूनिक प्लेजर ऑफ लव एंड इट्स स्पिरिचुअल इफेक्ट। ठीक है, कितना लंबा और गहरा प्रभाव वो छोड़ता है व्यक्ति में, तो वही वो कहलाता है अबोर्डे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द फ्ले एंड टू हिज मिस्ट्रेस, ये भी इनका वर्क है। In addition to theme of love, Donne also explored sexual love, often its term of religious experiences. अपने religious experiences के साथ साथ sexual और love theme को काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद करते थे। ये वर्क आप याद रखना, द फ्ली और टू हिज मिस्ट्रेस, क्योंकि ये वर्क्स आपको याद रखने के डन के हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। मैंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की है कि कौन से वर्क में क्या चीज़ है, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो अगर आप चाहें कुछ पोएम्स ज़रूर पढ़ें इनकी। पोइट्री में द फ्ली जो है 1633 में इनका आया हुआ जो है वर्क था, और इसमें मैं आपको बता दूं, ईयर आप जरूर कभी कभी याद रखने की कोशिश करें, सबकी नहीं भी करते हैं तो कम से कम कुछ की जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर द फ्ली है इज़ अ मेटाफिजिकल लव पोएम। सबसे पहले याद रखना कि एक लव पोएम है मेटाफिजिकल, इन विच द स्पीकर यूजेज अ syllogisms, flawed logic and metaphysical concepts to convince a woman that sleeping with him would not be sinful because they have both been bitten by the same flea। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक फ्ली जो है वो काट देता है एक दूसरे को, मतलब तो जिस ये मतलब इसमें जो स्टोरी इस टाइप की है कि एक फ्ली जो है वो काट देता है उसकी प्रेमिका को, फिर वही जो है दूसरे को प्रेमी को भी काट देता है। तो ये कहता है कि अब हमारा खून एक हो गया है, तो अब जो है हम एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्लड एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो ये पाप नहीं है अगर हम अब एक साथ सो जाएं या एक साथ हो जाएं। ठीक है, इस तरह की बात इसमें कहने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट वो दे दिया है। आप याद रखिएगा कि ये एक मेटाफिजिकल लव पोएम है, और ये जो है 1633 में लिखी है, और फ्ली जो है वो एक प्रकार का आप ये समझ लीजिए यहाँ पर जो कईयों के घरों पे भी होते हैं, पिस्सू, पिस्सू जानते होंगे आप, वो काट भी देता है। ठीक है, डंक सा करता है, तो पिस्सू को ही बोलते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा जो पॉइंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली आपको बताई गई हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोइट्री एलेजी टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। देखिए, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड 1633 में लिखा हुआ है। इन दिस पोएम द स्पीकर ब्लंट अबाउट वांटिंग हिज लवर टू अनड्रेस एंड स्लिप विद हर। आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की गई, डिस्क्राइबिंग ईच आइटम ऑफ हर ब्यूटीफुल क्लोथिंग एज ही आस्क हर टू रिमूव इट। इसको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लाइनें पढ़ ली हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आने लगी होंगी। देखिए, जॉन डन, यहाँ पर एक नोट मैंने दिया हुआ है, जॉन डन कॉइंड सर्वल वेल नोन फ्रेजेस। कुछ वेल नोन फ्रेजेस इसमें देते हैं, जैसे एक फ्रेज, सॉरी इसमें नहीं है, ये अलग से है कुछ, जैसे उनका एक फ्रेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो मैन इज़ एन आइलैंड। कई बार आता है कि नो मैन इज़ एन आइलैंड, किसने ये लाइन बोली है। ठीक है, तो फॉर हुम द बेल टोल्स, ये दो चीज़ें जो हैं मिला के, नो मैन इज़ एन आइलैंड एंड फॉर हुम द बेल टोल्स, ये वर्ड्स जो हैं या ये जो फ्रेजेस हैं ये कॉइंड की हैं किसने, जॉन डन ने। याद रखना इसको, नो मैन इज़ एन आइलैंड फॉर हुम द बेल टोल्स। ठीक है, जॉन डन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ये भी है, इसको आप ज़रूर याद रखें। मैं तो ये कहूँगा कि इस पोएम को एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे शायद से पढ़ा भी होगा, सिलेबस में है ये। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के या फिर गढ़वाल की भी हो सकता है, और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी है। वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग, मॉर्निंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें एक साथ इसमें हैं, वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग, मॉर्निंग। तो वॉज अ लाइकली रिटन इन 1612 में लिखी गई थी, बिफोर डन लेफ्ट हिज वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़ने से पूर्व इन्होंने पोएम लिख ली थी। एंड मोर इनकी वाइफ का नाम था, ये भी आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। फॉर एन एक्सटेंड ट्रिप, और वो एक ट्रिप पे जो थे उस वक्त थे, तो तब उन्होंने पोएम लिखी हुई थी पत्नी को छोड़ने से पूर्व। ठीक है, द पोएम इज़ अ लव पोएम, ये भी लव पोएम है, टू हर एंड डिस्कसेस देयर अनब्रेकेबल बॉन्ड एंड कंपेयर्स देम टू पॉइंट ऑन अ कंपास दैट आर ऑलवेज लिंक्ड। तो देखिए, इसमें कंपास के बारे में बताया हुआ है। तो जैसे कंपास जो होता है वो इस प्रकार का होता है, और उसके दो छोर भले ही अलग अलग होते हैं लेकिन वो जुड़ा होता है बीच में। तो इस पोएम में भी यही बताने की कोशिश की है कि वो दोनों भी इस कंपास की तरह हैं, और वो हमेशा लिंक रहेंगे, और उनका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। अगर आप चाहें तो इस पोएम को ज़रूर पढ़ें, और अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यस सर हमने तो पढ़ रखी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। डन वॉज अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट इन डिवाइनिटी फ्रॉम
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1615, ठीक है। तो इनको जो है ऑनररी डॉक्टरेट डिवाइनिटी जो प्राइज़ है वो भी मिला हुआ था, अवार्ड मिला हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1615 में। अब देखिए कुछ और इनके वर्क्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़। तो चलते हैं इन वर्क्स की तरफ। तो देखो यहाँ पर द गुड मॉरो जो है इसके बारे में 1633 में जो है ये बताया गया था, 1633 में जब आया था, ठीक है। तो गुड मॉरो जो वर्क है तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि द पोएम वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन कलेक्शन सॉन्ग एंड सोनेट। किस कलेक्शन में आया था? सॉन्ग एंड सोनेट में। एंड डन हिमसेल्फ कंसीडर्ड इट इज़ अ सोनेट, और उन्होंने कंसीडर किया था कि ये एक सोनेट है, ठीक है। सोनेट क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोनेट किसे कहते हैं, ठीक है। बीच में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे लिटरेरी टर्म डिवाइसेस को बताने की कोशिश करूंगा, अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। द गुड मॉरो इज एन अबेड, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। द पोएम सेलिब्रेट्स द यूनिक प्लेजर ऑफ लव एंड स्पिरिचुअल इफेक्ट, अभी हमने ऊपर इसके बारे में बात ऑलरेडी कर ली है। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड एक एलिजी है, याद रखिएगा इसको, ये एक एलिजी है, ठीक है। पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ एज अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, लेकिन ये डन की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, ठीक है। द टर्म एलिजी इज यूज टू रेफर टू अ पोम विच इज़ रिटन टू मॉर्न द डेथ और द डेथ इटसेल्फ। तो मौत के बारे में जो है बताने के लिए ही एलिजी का यूज़ किया जाता है, आप सभी को पता है, लेकिन बेसिकली आपको पता रहना चाहिए। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, यानी आप ये समझ लीजिए उसकी मिस्ट्रेस बेड में चली गई, यानी इसका मतलब उसकी मौत हो गई, मतलब ऐसा आप इमेजिन कीजिए, और मौत हो गई, बेड में चली गई, तो इसका मतलब ये है कि ये एलर्जी है, ठीक है। अगर आप भूल भी जाएँ तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ बेड को आप डेथ समझ लीजिए, ठीक है। वैसे सॉरी टू से बट समझ लीजिए, याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फेमस वर्क्स बाय जॉन डन इंक्लूड, अब बहुत सारे ऐसे फेमस वर्क है जिनको मैंने लिस्ट कर रखा है, जो आपके लिए आसान हो जाएंगे एक साथ करने के लिए। वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है 1633 में, डेथ बी नॉट प्राउड 1633 में, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार 1633 में। देखिए सेम ईयर वाले एक साथ आपके लिए अरेंज करे हुए हैं, तो आप इनको ऐसे याद रखें। होली सोनेट, बेटर माई हार्ट, 3% गॉड, ये 1609 में आया था। द कैनोनाइजेशन, ये भी आपने शायद अपने सिलेबस में कभी ना कभी पढ़ा होगा, इस वर्क को भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। द कैनोनाइजेशन जो है वो 1633 में आया हुआ है। द कैस्टेसी जो है ये भी 1633 में आई हुई, इंपॉर्टेंट है ये वर्क भी, ठीक है। द फ्ली मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया, ये भी 1633 में आया है। गुड मॉरो 1633 में आया है। द सन राइजिंग 1633 में आया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ईयर पूछने के चांस कम है, लेकिन वर्क पूछने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आप तुक्का लगा ही दोगे कि अगर इतने वर्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादातर वर्क्स अगर 1633 में हैं, तो अगर कोई पूछ भी ले, अगर बाय द वे आपको याद ना आए और आपको लगाना हो थोड़ा आइडिया, तो आप ये वाला ए लगा देंगे, तो जहाँ तक है वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर भी आप याद रखें इन्हें। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड 1593 में आया था। तो इस तरह से ये सारे वर्क्स हैं। आगे है बाइथेंटोस, ये 1608 में आया था। और ये जो है स्यूडो मार्टियर 1610 याद रखना, ठीक है। एग्नाटियस हिज कॉन्क्लेव 1611 में। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है 1611 में। द फर्स्ट एनिवर्सरी 1612 में। और डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेजन 1624 में। पोम्स जो है इनका 1633 में, ठीक है। जुवेनलिया ऑन सर्टन पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम 1633 में। 50 सरमन 1649 में। ऐसे इन डिवाइनिटी 1651 में, ठीक है। तो ये सारे वर्क है। कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ही कुड नॉट गेट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज कैथोलिसिज्म की वजह से डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए। ही रिफ्यूज टू टेक ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने से मना कर दिया था, ठीक है। तो वो कौन थे? जॉन डन थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 1593 ही ओपनली रिजेक्टेड कैथोलिक, और 1593 में जो है कैथोलिक इन्होंने रिजेक्ट कर लिया था। एंड एक्सेप्टेड जैकोबियन एंग्लिकैनिज्म, ठीक है। एंग्लिकैनिज्म, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, थोड़ा बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने अभी आपसे बोला कि सीए किया था इन्होंने, ठीक है। सी पहले कैथोलिक, फिर एंग्लिकैनिज्म, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे सीए के थ्रू। राइटिंग सब्जेक्ट्स इनके क्या क्या थे? लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, डेथ, ये चार जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट इनके जो है थीम्स रहती थी इनके वर्क्स के। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व किया था 1601 to 1614, ठीक है, 14 साल तक, याद रखिएगा 1601 to 1614। ही वॉज अ जैकोबियन पोएट भी इनको कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है जॉन डन मोनार्क ऑफ विटबी इनको कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा, ये नहीं कि खाली की बेकार से देवे। जैकोबिन पोएट इनको कहा जाता है, मोनार्क ऑफ विट इनको कहा जाता है। जॉन ड्राइडन फर्स्ट यूज मेटाफिजिक्स टर्म फॉर जॉन डन। मेटाफिजिक्स जो है फर्स्ट टाइम पे जॉन डन के लिए यूज़ किसने किया था? जॉन ड्राइडन ने। ठीक है, कुछ वन लाइनर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लास्ट पोएम ऑफ डन जो है अ हाइम टू गॉड द फादर, ये याद रखना, इनका लास्ट वर्क है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, ये बात जो है वो जॉन डन ने कही है, याद रखना इस लाइन को। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, जॉन डन ने कहा था। जॉन डन वॉज ऑफन बीन कंपेयर टू रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको ज़्यादातर किसके साथ कंपेयर किया जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ। हमारे नेक्स्ट जो पोएट हैं वो हैं भी यही, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का। डन स्टाइल इज वॉज अनकन्वेंशनल, ठीक है, याद रखिएगा इनका जो स्टाइल है वो अनकन्वेंशनल है, कई बार आ सकता है ऑप्शन में। मेटाफिजिकल पोएम्स ओवरलोडेड बाय कॉन्सेप्ट्स, इनके जो मेटाफिजिकल वर्क्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, यानी ऐसी बेतुकी सी इमेजिनेशन को कहते हैं कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स। अब देखिए यहाँ मैंने लास्ट में आपको मेटाफिजिकल पोएट्स को याद करने की एक ट्रिक बताई हुई है, अगर आप चाहें तो इसको याद रखें और मेटाफिजिकल पोएट्स आपको सारे याद रहेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सिलेक्शन उसी का होता है जो कुछ चीज़ों को तलाश के कुछ नई योजनाएं बना के चीज़ों को याद करता है। बाकी पढ़ तो सभी रहे हैं, कुछ लोग इन्हें ऐसे भी याद करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है DHHCCMR, DHHCCMR, आप इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, DHHCCMR। तो पहले आप ये याद रख लोगे, फिर आप इनको सीरियल में लगाओगे। D फॉर डन, H फॉर हर्बर्ट, H फॉर हेनरी, C फॉर क्लेवलैंड, C फॉर काउले, M फॉर मार्वल, R फॉर रिचार्ड। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आपको ऐसे पहले एक सीरीज बना लेनी, आप ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पर ऑप्शन में आएगा कौन नहीं है मेटाफिजिकल, कौन है, तो आप आराम से छांट लोगे, लेकिन आपको इनको शॉर्ट में इनके नेम याद रखने हैं। डन, हर्बर्ट, हेनरी, क्लेवलैंड, काउले, मार्वल, रिचार्ड। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो याद हो गया होगा आपको कि DHHCCMR। पहले मैंने इसको ऐसे भी याद किया था और मैंने दूसरा तरीका भी आजमाया था कि डन जो है, देखो अगर आप ऐसे, अगर आप इसको याद रखो एक स्टोरी बना के कि डन जो है हर, यानी उसको लेके और अपने हैन को लेके, ठीक है, यानी अपनी मुर्गी को लेके, मतलब ये केवल आपको समझाने के लिए। डन जो है उसको लेके, यानी डन जो है हर को लेके और हैन को लेके, यानी उसको लेके और मुर्गी को लेके लैंड पे गया, वहाँ उसे एक गाय मिली, काव मिली। ठीक है, एक गाय मिली और गाय ने उसको मार दिया, MAR, किसे मार दिया? उसकी मुर्गी को मार दिया। ठीक है, और ये सब कुछ होते हुए किसने देखा? रीचा ने देखा। ये सब कुछ होते हुए रीचा ने देखा, तो रीचा से रिचार्ड हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमें क्या याद रखना था कि डन जो है, जो डॉन है, सॉरी डॉन बोलो, डन बोलो, जो भी बोल सकते हैं आप, ऐसे डन भी बोलेंगे। तो जो डन है वो हर को लेके और हैन को लेके, डन जो है उसको लेके और हर हैन को लेके लैंड पे गया, वहाँ एक गाय मिली, एक काव मिली। ठीक है, उसने उसे मार दिया और ये सब रीचा ने देखा। तो अगर आप ऐसे याद करें तो ऐसे भी आपको याद हो सकता है। बाकी DHHCCMR है, दूसरा वाला थोड़ा अजीब बेतुका सा है, तो वो तो मेरा बड़ा प्राइवेट था, बट मैंने सोचा आपके बीच साझा कर लूँ, क्या पता किसी एस्पिरेंट को वो भी पसंद आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs के साथ, और साथ ही साथ जल्द ही आपको मिलेगी ब्राउनिंग से रिलेटेड वीडियो। तो प्लीज़ चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपको मोटिवेट करते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करें। उम्मीद यही है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और बस यही सोचिए कि सिलेक्शन ज़रूर होगा। ज़्यादा जो है अपनी स्टडी आवर्स बढ़ाते जाएं, जितना ज़्यादा अपने आप को झोंकोगे तो इस मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि एक सिंपली बात यह है कि सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत बेइंतहा कर लेता है, यानी जिस तरह से अगर आप एक पागलपन की हद तक पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है। अगर आप अपने मोस्ट ऑफ द जो आर्ट्स हैं, जो घंटे हैं, भले आप वर्किंग टाइम पीरियड पे हो, घर के काम कर रहे हो, मैंने आपको पहले बोला कि स्टोरीज़, वीडियोज़ आप ईयरफोन्स में सुनिए, ये सारी चीज़ें अपना ऐसा माहौल बना दें कि आप लिटरेचर, लैंग्वेज या जो भी आपके टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम, बस आपका पूरा एटमॉस्फेयर आपके ब्रेन में लगातार वही बना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।